सामने क्वेश्चन नंबर 1 आपको इसका पोल मिल जाएगा, सारे बच्चे पोल पर आंसर करेंगे और मजा आएगा, और मजा आएगा जी, और मजा आएगा। चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ही बॉट, उसने खरीदा अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस खरीदी, ठीक है। अब हमसे बोलेगा क्वेश्चन में कि आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल। भाई इस ब्यूटीफुल शब्द को क्या करना है, हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है जी, क्लियर है। तो भाई हम अगर बात करते हैं कि भाई ये जो वर्ड है ना, ये जो शब्द है ना ब्यूटीफुल, ये आखिर है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या ये वर्ब हो सकता है, क्या ये प्रीपोजिशन हो सकता है, क्या ये कंजक्शन हो सकता है, क्या या फिर या एडजेक्टिव हो सकता है क्या। सारी बात समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर है जी, वाह। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास जो शब्द है ब्यूटीफुल, हमारे पास जो शब्द है ब्यूटीफुल, ये एक हमारा क्या होता है भाई, एडजेक्टिव होता है, ठीक है सारे बच्चे। ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। और सबसे पहले तो ये जान लेंगे भाई एडजेक्टिव होता क्या है। ये एक शब्द होता है जो किसी भी थिंग की क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है। तो हम समझ गए इस बात को कि भाई एडजेक्टिव जो होगा वो क्या होगा, एक ऐसा शब्द है जो किसी की क्वालिटी को बताता है। क्लियर है जी, वाह बहुत बढ़िया। तो हम कह सकते हैं सर ये वर्ब नहीं होगा। सर वर्ब क्यों नहीं होगा, तो वर्ब इसलिए नहीं होगा कि जो वर्ब का काम होता है वो किसी भी सब्जेक्ट की एक्शन वर्ड को शो करता है, एक्शन को शो करता है। तो भाई एक्शन तो हमें नहीं बताया जा रहा, ब्यूटीफुल से कैसा एक्शन। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन भी नहीं होगा। सर प्रीपोजिशन क्यों नहीं होगा, प्रीपोजिशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये प्रीपोजिशन ना किसी भी स्पेसिफिक प्लेस को बता देता है, किसी की पोजीशन को बता देता है, इसलिए प्रीपोजिशन भी नहीं होगा। सर कंजक्शन क्यों नहीं होगा, कंजक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दो सेंटेंस को या दो फ्रेज को आपस में कनेक्ट कर देता है, इसलिए प्यारे बच्चों कंजक्शन भी नहीं होगा। तो अब हम बहुत आराम से कहते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी एडजेक्टिव बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले में देख पा रहा हूं कि हमारे साथ जितने बच्चे हैं उसमें से 84% बच्चे ऐसे हैं जो ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं। तो जो बाकी के 16% बच्चे इधर उधर भटक गए हैं, तो उनसे बताना चाह रहा हूं कि अब समय है कि निशाना बिल्कुल लक्ष्य पर होना चाहिए, कुछ और मत देखो, समझ गए ना। तो अगला जब क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आए तो सतर्क हो जाना, ठीक है। तो भाई हम क्वेश्चन नंबर 2 को आपकी नजरों के सामने लेके आ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भाई मैं प्रीपोजिशन के इतने सारे क्वेश्चन लाया हूं कि हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आता है ना। तो भाई हमारे पास टाइम है, और टाइम है तो इसलिए चीजों को अच्छे से समझ ले, बहुत बेहतर होगा। क्लियर है जी, वाह बहुत बढ़िया। पहला गलत हो गया, कोई नहीं, अभी आपके पास मौका है। पहला कदम गलत पड़ गया तो ठीक है, अगला कदम बेहतरीन होना चाहिए। देखो भाई प्रीपोजिशन करना है, हमें क्या करना है, इसमें चूज करना है। क्या लिखा हुआ है, इट हैज बीन रेनिंग, और यहां हमारे पास स्पेस दे रखा है, फिर यहां दे रखा है मॉर्निंग, ठीक है। अब हमारे पास प्रीपोजिशन में क्या क्या है भाई, फ्रॉम है, सिंस है, फॉर है और बाय है। तो हमारे पास जो ये शब्द लिखे हुए हैं इनका क्या ही मतलब होता है। सबसे पहले हम जानते हैं मतलब। तो फ्रॉम का मतलब होता है भाई से, फ्रॉम का मतलब होता है से, सिंस का मतलब भी होता है से, फॉर का मतलब भी होता है से या फिर के लिए, ठीक है जी, ठीक है। बाय का मतलब होता है के द्वारा, के द्वारा। अब हम क्या करते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास मॉर्निंग आया है, तो जो ये मॉर्निंग है ना, एक ऐसा टाइम है जो बिल्कुल फिक्स होता है भाई। हाँ बोल सकते हैं कि एक दिन में मॉर्निंग का क्या ही टाइम होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं सुबह उठा था, तो आप तुरंत जान जाओगे हाँ ये किस टाइम पे उठा होगा। तो यहाँ पर हमसे बोला इट हैज बीन रेनिंग, वर्षा हो रही है सुबह से, है ना, ठीक है। अब हमारे पास से की तो 3 मीनिंग है, तो तीनों को क्लियर कर ले तो अपने आप से अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो सटीक बन जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम की। फ्रॉम कब यूज होता है, जब कोई हमें स्टार्टिंग पॉइंट गिवन हो। क्या हो भाई, स्टार्टिंग पॉइंट गिवन हो। अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कि 2 दिन से ऐसे बोल सकते हैं, फ्रॉम ऐसे बोल दिया तो वहां पर हमारे पास। लेकिन अगर कभी यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा टाइम हो जो निश्चित समय हो, तो वहां पर निश्चित के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं जी, सिंस का। और अगर कोई समय हमारा अनिश्चित हो, अनिश्चित मतलब ऐसा समय जिसे आप समझा नहीं सकते हो, बता नहीं सकते कि कब का था। जैसे आप बोल दो कि मैं कल आया था, तो आप कल तो 2 हो सकते हैं, या तो पास्ट का या तो फ्यूचर का। लेकिन मैंने बोल दिया भाई 2 दिन से। अब 2 दिन तो हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन से वो 2 दिन। जब हमें टाइम पता ना चले तो हम बच्चों फॉर का यूज करेंगे, लेकिन टाइम अगर पता चल जाए तो हम सिंस का यूज करेंगे। बताओ आपको ये बात समझ में आ गई। बी वाले देख पा रहा हूं कितने परसेंट बच्चे हैं, 70%। वाह बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। तो हम बोल सकते हैं कि भाई 70% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि हमें सिंस और फॉर का यूज सही से कहां करना है। क्लियर है जी, क्लियर है, वाह बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ यू डू नॉट वर्क एनीथिंग मोर। इफ मतलब होता है यदि, यू डू नॉट वर्क एनीथिंग मोर यदि और आप काम करना नहीं चाहते, तो यू आर तो आप क्या हैं। इफ यदि यू डू नॉट वर्क एनीथिंग मोर यदि आप और अधिक काम नहीं करना चाहते तो आप क्या हैं, सेटिस्फैक्टरी है, सेटिस्फाइंग है, डिससैटिस्फाइड है या फिर सेटिस्फाइड है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। तो सारे बच्चे ना जो भी आपका सटीक आंसर हो क्वेश्चन लिख करके उसका आंसर जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि जब ऐसा करोगे ना तो फिर क्या होता है ना, जब आज आपने जब एसएसटी को पढ़ा इतने दिन से, बच्चा सुबह बोलता है सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या होगा, लेकिन जैसे उसके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तुरंत माइंड समझ जाता है कि ये आपने पढ़ रखा है। इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है जी, वाह। और देखते हैं भाई हमसे बात करते हैं इफ यू डू नॉट वर्क एनीथिंग मोर यदि आप और अधिक काम नहीं करना चाहते तो आप क्या होंगे भाई। ठीक है, सेटिस्फैक्टरी का मतलब भी संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइंग का मतलब भी होता है संतुष्ट। लेकिन हमें आपसे बोला यू आर, जब हम आपको बोलेंगे आप क्या हो तो आपको एक नाउन बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक नाउन वर्ड है क्या, सेटिस्फाइड। क्या वर्ड है भाई, हमारा नाउन क्या है भाई, सेटिस्फाइड। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ, इफ यू डू नॉट वर्क एनीथिंग यदि आप और काम नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर देखो इसका मतलब आप संतुष्ट हो चुके हो। इसका मतलब आप क्या हो चुके हो, संतुष्ट हो चुके हो, तभी तो आप और काम नहीं करना चाहते हो। जैसे कि अगर आपको भूख लगी हो, आप और नहीं खाना चाहते हो, तो इसका मतलब आपका पेट भर चुका है। और डिससैटिस्फाइड मतलब होता है असंतुष्ट। क्या, असंतुष्ट, समझिएगा, असंतुष्ट। अब देखो असंतुष्ट और संतुष्ट को समझ लो जरा ध्यान से, ठीक है। चलो समझाते हैं आपको। असंतुष्ट तब होगा जब आप एक मैथ का क्वेश्चन कर रहे होगे और आपको लगेगा अरे भाई मेरे से तो कम हुआ है, तो चलो और कर ले। तो जब और करने की इच्छा हो तो आप असंतुष्ट हो। लेकिन जब आप अरे भाई मैंने तो सारे कर लिए, इसका मतलब आप सेटिस्फाइड हो। इफ यू डू नॉट वर्क एनीथिंग मोर यदि आप और काम नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। क्लियर है, अच्छे से, वाह बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए और आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें फिर से भैया प्रीपोजिशन को करेक्ट वाली सेलेक्ट करना है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ही इज सफरिंग स्पेस बुखार, और इसके बाद हमें क्या सेलेक्ट करना है भाई, प्रीपोजिशन। अब हमारे पास कौन कौन सी प्रीपोजिशन है, एक में लिखा हुआ है इन, एक में लिखा हुआ है विद, फिर लिखा हुआ है एट और एक में लिखा हुआ है फ्रॉम। तो हमारे पास 4 प्रीपोजिशन है। हमने 4 को जाना। हमारे पास जैसे इन लिखा हुआ है, इनका मतलब क्या होता है भाई में। अगर कोई चीज पहले से कहीं अंदर है तो उसको बोलते हैं इन में। विद का मतलब क्या होता है भाई साथ, विद का मतलब क्या हो जाता है साथ, यानी कि कोई ऐसे है माता के साथ, पिता के साथ, तो हम विद का यूज करते हैं। एट का मतलब क्या होता है भाई पर, यानी एक फिक्स पोजीशन, ठीक है। कोई स्पेसिफिक पॉइंट दिया हो, कोई स्पेसिफिक पॉइंट दिया हो तो वहां पर हम एट का यूज कर सकते हैं। फ्रॉम का मतलब मैंने आपको अभी बताया, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक है जी। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हम कह सकते हैं कि ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो हमारा बच्चा तुरंत कह देगा सर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बल्कि हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। वाह क्या बात है, 77%, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया,
ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, सारे बच्चों ने इसको करके दिखा दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। ऐसे ही करेंगे भैया तैयारी, ऐसे ही करेंगे बेहतरीन तैयारी, ताकि इंग्लिश में भी हम लोग फोड़ के आए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। फिर से हमें प्रीपोजिशन को सेलेक्ट करना है, कौन सी, करेक्ट वाली। भाई करेक्ट क्या है हमारा, आई एम प्राउड। भाई जैसे ही आपको कुछ वर्ड दिखाई दे, जैसे प्राउड हो गया, फाउंड हो गया, ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जैसे ही दिखाई दे तुरंत दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि इसका प्रीपोजिशन क्या होगा। तो आई एम प्राउड स्पेस माय स्टूडेंट, मैं अपने विद्यार्थियों पर क्या कर सकता हूं, गर्व कर सकता हूं। हमारे पास कौन कौन सी प्रीपोजिशन है, 4, एट है, फॉर है, ऑफ है और टू है। तो याद रखिएगा जिस प्रकार हमारे पास प्राउड होता है वैसे ही एक शब्द होता है फाउंड, फाउंड। ये जो दो शब्द होते हैं, ये दो शब्द होते हैं, इनके साथ हम प्रीपोजिशन का कौन सा यूज करते हैं, तो हमारी जो प्रीपोजिशन ऑफ होती है ये इसके साथ यूज होती है। यानी कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी, ऑफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है भाई, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। हो सकता है कि आपको 23 को देखने को मिल जाए। वाह देखो इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, उसके बावजूद भी हमारे बच्चों से गलतियां हो रही हैं, है ना, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, देखो इंग्लिश को समझने का प्रयास करना, इंग्लिश बहुत आसान होती है, बहुत आसान होती है। 73%, कितने परसेंट भैया, 73%। बाकी बच्चे क्यों गलती कर रहे हो। अगर ये क्वेश्चन दोबारा भी आपकी नजरों के सामने आएगा तो गलती होगी क्या, नहीं होगी गुरुजी, और करिएगा भी मत। ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाता हूं जल्दी से, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ वाह, ऑफ होगा। तो एक बार सारे बच्चे चेक करो क्या आपने क्लास को लाइक और शेयर कर दिया है क्या। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया तो फटाफट से इस काम को कर दीजिए, जल्दी से ये काम कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। भैया ये आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल का मतलब होता है ए, एन और द। इनका कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसके लिए हम क्वेश्चन को समझेंगे। एक क्वेश्चन में तीनों चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे क्या लिखा हुआ है, आई मेट, मैं मिला, ओल्ड फ्रेंड, पुराने मित्र से, इन द टेंपल। देखो भैया इन द टेंपल, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर हमें क्या फिल करना है, एक आर्टिकल फिल करना है। तो यहाँ पर हमें जब ध्यान देना होगा, अगर हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो अगर सिंगुलर है, ध्यान से देखिएगा, वो सिंगुलर है, अगर वो सिंगुलर है तो उसके लिए हमेशा कोशिश करेंगे कि हम लोग ए और एन का सही यूज करेंगे, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं आई मेट ओल्ड फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ है जो कि हमें क्या बता रहा है, सिंगुलर बता रहा है। क्या बता रहा है ये, सिंगुलर बता रहा है। बताओ बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। तो अब हमें ये पता चल गया ये तो ए होगा या फिर एन होगा। तो हम बाकी के ऑप्शन को हटा दें, चलिए हटा दिया। अब हम चेक करते हैं कि सर ए यूज करेंगे कि एन यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इसे ना प्रोनाउंस करके बोलेंगे भैया ये क्या लिखा हुआ है, ओल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ओल्ड लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर जब हम इसको बोल रहे हैं तो ये वोवेल के साथ साउंड कर रहा है, और जब ऐसे साउंड करता है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, एन ओल्ड मैन। हम ऐसे बोल सकते हैं आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, क्लियर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 69%, वाह, हाँ जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। और आगे चलूं, और आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। भैया ये एग्जाम में क्वेश्चन आना है कि भाई एक सेंटेंस लिखा होगा और उस सेंटेंस को आपको ऐसे अरेंज करना